Students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के मूलाधार फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट के चैप्टर में संक्रमण ट्रांजिशन फ्रॉम सोशल फिलॉसफी टू सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी विज्ञान का विकास किन्हीं महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमियों और उस समय जो भी उपलब्ध साहित्य होता है उसका परिणाम होता है। और विज्ञान के विकास में जिन वैज्ञानिकों का योगदान होता है उसमें वैज्ञानिक के चारों ओर विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का परिणाम होता है। उसका प्रभाव जो भी उस वैज्ञानिक के मनस्थिति पर पड़ता है, उसके सोच पर पड़ता है, उसके विचार पर पड़ता है, उससे किसी भी विज्ञान का विकास प्रभावित होता है। और संबंधित विज्ञान के प्रतिपादक जो कुछ भी लिखते हैं, विज्ञान की मान्यता निश्चित करते हैं, वह सब उनके समकालीन दर्शन, भौगोलिक परिस्थिति या सामाजिक चिंतन आदि के प्रभाव का परिणाम होती है। विद्वानों ने समाजशास्त्र के उदय को भी इसी पृष्ठभूमि में समझने और समझाने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रियों ने समाज के विकास की दशा और दिशा का भी अध्ययन किया और उन्होंने इसे सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण, जो कि अभी हमने अपने चैप्टर का टाइटल बताया था, इसके अंतर्गत समाजशास्त्र के विकास को समझाया। उन्होंने उसके किस तरह से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, एवोल्यूशन, और फिर उसका विकास, डेवलपमेंट, उसको बौद्धिक संदर्भ में विश्लेषण किया, एनालिसिस किया कि किस प्रकार से उसका एवोल्यूशन हुआ और उसके बाद किस तरह से उसका डेवलपमेंट या विकास हुआ। इतना ही नहीं, सामाजिक वैज्ञानिकों और समकालीन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का अध्ययन प्रबोधन युग में भी किया। इन्हीं सब पृष्ठभूमि के अंतर्गत समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले समाजशास्त्र की स्थापना, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, ऑगस्ट कॉम्ट ने 1838 में की थी, जिसे हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। इस काल से पहले सामाजिक वैज्ञानिकों की विचारधारा का जो विकासीय क्रम विद्यमान था, उसका प्रभाव कॉम्ट पर पड़ा। कॉम्ट से पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी समाजशास्त्र की विकास की जो धारा थी उसको समझाने का प्रयास किया था, उनकी भी विचारधाराएं थी। उन सबका प्रभाव कॉम्ट पर पड़ा और कॉम्ट ने सामाजिक दर्शन में विद्यमान साहित्य प्रबोधन युग, वाणिज्य क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र की स्थापना की थी। प्रबोधन युग से पूर्व सामाजिक दर्शन का मुख्य आधार धार्मिक था, यानी कि इस समय जो भी घटनाएं घटित होती थी उनकी व्याख्या धार्मिक दृष्टिकोण से की जाती थी। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्ट के अनुसार सामाजिक दर्शन की 3 अवस्थाएं दी थी उन्होंने। पहली अवस्था थी धर्मशास्त्रीय अवस्था, दूसरी थी तत्व मीमांसीय अवस्था और तीसरा था प्रबोधन युग। अब कॉम्ट के अनुसार सामाजिक दर्शन की प्रथम जो अवस्था थी वो धर्मशास्त्रीय अवस्था थी। इस धर्मशास्त्रीय अवस्था में किसी भी घटना को विचारकों ने अलौकिक शक्तियों के प्रभाव से संबंधित बताया। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, धर्मशास्त्रीय, यानी धर्म जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, रिलीजन जो था महत्वपूर्ण था। समाज में घटित होने वाली किसी भी घटना के पीछे कारण जो था वो अलौकिक सत्ता या शक्ति को माना जाता था। बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, इन सब के पीछे किसी न किसी अलौकिक शक्ति का हाथ माना जाता था।
यानी समाज में कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसका कारण अलौकिक शक्ति को माना जाता था। और जैसे जनजातियां थी वो ये विश्वास करती थी कि जो हैजा, चेचक जैसी जो बीमारियां होती थी वो बीमारियां भी अलौकिक शक्ति के नाराज हो जाने के कारण होती थी। जैसे छोटी माता का निकलना, तो उसके अंदर किसी न किसी देवी या देवता के रुष्ट हो जाने की स्थिति में या नाराज हो जाने की स्थिति के अंदर बीमारियां जो थी वो समाज में फैलती थी, ऐसा उनका मानना था। मानव चिंतन भी इसी धर्मशास्त्रीय अवस्था में धर्म का पूर्ण रूप से राजनीति पर प्रभुत्व था और इस काल में धर्म संस्कार या राजा की कही गई बातों को सत्य माना जाता था। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें इस अवस्था के अंदर, तो राजा जो था उसकी बात को अंतिम माना जाता था और उसकी बात को कोई भी डिनाई नहीं करता था, उसको कोई मना नहीं कर सकता था, उसके आदेशों की पालना की जाती थी, उसे सर्वोपरि माना जाता था। दूसरी अवस्था जो थी वो थी तत्वमीमांसी। तत्वमीमांसी अवस्था में घटनाओं के कारण और प्रभाव अमूर्त शक्तियों का परिणाम माने जाते थे। वो शक्तियां जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, उनके परिणाम स्वरूप सामाजिक घटनाओं को उसका कारण माना जाता था। सामाजिक विचारक अमूर्त शक्तियों को सर्वोपरि मानते थे। यहाँ हम धर्मशास्त्रीय में धर्म को सर्वोपरि मानते थे। तत्वमीमांसी के अंदर अमूर्त शक्तियों को सर्वोपरि माना जाने लगा और राजनीतिक प्रभुत्व धर्माधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पास चला गया। इस काल के बाद सामाजिक दर्शन का प्रवेश यूरोपीय समाज में परिवर्तन के युग में हुआ, जिसे हम प्रबोधन युग कहते हैं, दैट इज एनलाइटमेंट पीरियड। इस युग में फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना को निश्चित रूप से व्यक्त किया गया। 18वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों में प्रमुख परिवर्तन यूरोपीय दर्शन में देखने को मिला। इस शताब्दी में सामाजिक आंदोलन हुए जिसे विद्वानों ने प्रबोधन काल का नाम दिया। इसे प्राय विवेक युग भी कहा जाता है। प्रबोधनकालीन दार्शनिकों ने धार्मिक और तत्वमीमांसी दृष्टिकोण पर व्याख्या और आलोचना की। जैसा कि हमने बताया था कि धर्मशास्त्रीय अवस्थाओं में घटनाओं की व्याख्या धार्मिक दृष्टिकोण से की जाती थी। राजनीतिक सत्ता पुजारियों, धार्मिक कर्मकांड संपन्न कराने वाले व्यक्तियों एवं सैनिकों के हाथ में हुआ करती थी। और तत्वमीमांसी अवस्था में घटनाओं के कारण और प्रभाव अमूर्त शक्तियों का परिणाम माने जाते थे और जो सामाजिक विचारक थे वो अमूर्त शक्तियों को सर्वोपरि मानते थे। और इस अवस्था में राजनीतिक प्रभुत्व धर्म अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पास होता था। हमने प्रबोधन युग कहा था। उस युग के अंदर 18वीं सदी के अंदर अनेक परिवर्तन आए थे और इन परिवर्तनों में प्रमुख परिवर्तन यूरोपीय दर्शन में देखने को मिला था। इस शताब्दी में बहुत सारे सामाजिक आंदोलन हुए जिसे वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने प्रबोधन काल नाम दिया। इसे विवेक युग भी कहा गया। विज्ञान एवं तर्क के महत्व को समझा एवं यथार्थ अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत की गई। प्रबोधन युग में विचारक जीवन के प्रत्येक पहलू पर तार्किक चिंतन करते थे, यानी लॉजिक को महत्व दिया जाने लगा। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, उस कारण को जानने का प्रयास किया जाने लगा। लोग चिंतन करने लगे, लॉजिकल थॉट करने लगे, लॉजिकली सोचने लगे। उन्होंने व्यक्तिवादिता के महत्व को समझा। यथार्थ को समझने के लिए नए नए पर्सपेक्टिव्स, नई नई सोच, नए नए चिंतन, नई विधियां, नई रीतियों का विकास हुआ। पूर्व में जो विद्यमान धार्मिक और तत्वमीमांसी प्रवृत्ति थी उसका विरोध किया गया। सरकार, धर्म एवं राजा द्वारा कही गई जो बातें थी जिनको कि पहले नकारा नहीं जाता था, उनकी परंपरागत जो बात थी उसको अंतिम सत्य मानने की जो प्रवृत्ति थी
उसका विरोध किया गया। सामान्य विद्वानों ने वैज्ञानिक विचारधारा, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद आदि का विकास हुआ। प्रत्यक्षवाद का मतलब था कि किसी भी घटना का वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करना, यानी साइंस जो था, विज्ञान जो था, उसका महत्व इस काल में बढ़ गया था। इस काल में इस विचारधारा का विकास हुआ कि प्रकृति एवं समाज का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन विधि से करना संभव है, यानी समाजशास्त्र को एक विज्ञान की कैटेगरी में रखा जाने लगा। प्रबोधन युग से पूर्व यूरोप का परंपरावादी स्वरूप था। अगर हम एनलाइटमेंट पीरियड से पहले की बात करें तो उससे पहले तक यूरोप एक परंपरावादी स्वरूप पर टिका हुआ था, जहाँ पर कि धर्म का प्रभुत्व था, आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार भूमि थी और उस वक्त समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, सामंत वर्ग और किसान वर्ग। सामंत वो होते थे जिनका कि भूमि के मालिक होते थे, जिन्हें बोलते हैं हैव्स, जिनके पास भौतिक संसाधनों पर प्रभुत्व था, और दूसरे थे किसान, जो कि उस जमीन पर काम करते थे, हैव्स नॉट। समाज का आधारभूत सिद्धांत जो था वो धर्म का था। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय धर्म गुरु किया करते थे। सामाजिक व्यवस्था में बंधुत्व संबंध एवं परिवार बहुत महत्वपूर्ण थे। प्राचीन यूरोप के समाजों में ये मान्यता व्याप्त थी कि राजा भगवान के समान है और राजा को भगवान ने लोगों के ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। लेकिन उस वक्त महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। राजतंत्र का प्रभुत्व था। धर्म, सत्ता, संपत्ति, समुदाय आदि की व्याख्याएं धर्म के आधार पर की जाती थी, यानी धर्म जो था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रिलीजन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस वक्त देखने को मिलता था। इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन जो था वो बहुत ज़्यादा था। प्रबोधन युग जब आया, एनलाइटमेंट पीरियड, तो इन सब का विरोध किया गया। समाज के सभी परंपरावादी धारणाओं की नवीन व्याख्याएं की जाने लगी। उन्हें नवीन संदर्भ में देखा जाने लगा। जो पारिवारिक निष्ठाएं थी उनका स्थान आस्थाओं ने ले लिया। महिलाओं की दयनीय स्थिति में भी कुछ सुधार आया और राजतंत्र समाप्त हो गया। उसका स्थान लोकतंत्र ने ले लिया। इस समय किसानों के लिए भी जो स्थिति थी वो थोड़ी सी सुखद हो गई। उन्हें नए नए अवसर और अधिकार मिले। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबोधन युग में परंपरागत, धार्मिक और तत्वमीमांसीय दर्शन का विरोध करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। अब अगर हम बात करें समाजशास्त्र के उदय पर बौद्धिक चिंतनों के प्रभाव की, इम्पैक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल थॉट्स ऑन द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, तो उसे हम दो वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव, इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटमेंट, और दूसरा है प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव, दैट इज इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट एनलाइटमेंट पीरियड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव का। तो प्रबोधन युग के विभिन्न विचारकों के चिंतन का प्रभाव समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव एवं विकास पर पड़ा, यानी उसके इवोल्यूशन, उसके उद्विकास और विकास पर पड़ा। और उसको हम तीन शीर्षकों में देख सकते हैं। पहला है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा है तार्किकता और तीसरा है निपुणता। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करते हैं, दैट इज साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, तो प्रबोधन युग के विचारकों ने समाज के अध्ययन में पूर्व में विद्यमान दृष्टिकोणों, जो कौन कौन से थे, धार्मिक और तत्वमीमांसीय, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया, यानी उनको इवैल्यूएट किया, ये देखने की कोशिश की कि वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और ये निष्कर्ष निकाला कि समाज का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार करना चाहिए।
यानी जिस प्रकार से हम लोग प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सामाजिक विज्ञानों में भी वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेकर अध्ययन कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को काम में लिया जाना चाहिए, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को काम में लिया जाना चाहिए। प्रबोधन युग का समाजशास्त्र के उदय में ये एक प्रमुख और महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद से ही समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी के अंदर रखा जाने लगा कि अगर जिस प्रकार से प्राकृतिक नेचुरल साइंसेज में हम साइंटिफिक मेथड को काम में लेकर स्टडी कर सकते हैं, अगर वही साइंटिफिक मेथड हम सोशल साइंसेस के अंदर काम में ले लेते हैं तो हम उन्हें भी विज्ञान की श्रेणी के अंदर रख सकते हैं। दूसरा है तार्किकता, दैट इज रैशनैलिटी। विचारकों ने ये सुझाव दिया कि मानव एक अनिवार्य रूप से तार्किक प्राणी है। देखिए, तर्क करना हमारा एक नैसर्गिक गुण है। हम किसी भी बात को आसानी से स्वीकार नहीं करते। जब भी कोई बात हमें बताई जाती है तो हम उस बात पर तर्क करते हैं, और तर्क जो होता है वो आधारित होता है हमारे पूर्व अनुभवों पर, हमारे पूर्व ज्ञान पर। तो तर्क करने की जो क्षमता है या तार्किक जो प्रवृत्ति है वो मनुष्य में देखने को मिलती है। अतः सामाजिक संस्थाओं तथा प्रकृति के अध्ययन के लिए तर्क को मानदंड के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। मानव के इस तार्किकता के गुण के कारण ही उसे और उसके विचारों और कार्यों के क्षेत्र में धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त होने लगी, क्योंकि वो हर चीज को लॉजिकली जानने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे धर्म के बंधनों से अपने आप को मुक्त करने लगा। निपुणता, दैट इज परफेक्शन। विचारकों की ये मान्यता थी कि मानव उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ है। मानव में एक क्वालिटी ये भी होती है कि अगर वो कोई भी काम करता है तो वो उसमें परफेक्शन भी हासिल कर सकता है। किसी भी रूप में हर कार्य क्षेत्र के अंदर अपने आप को परफेक्ट कर सकता है, निपुणता हासिल कर सकता है। मानव तार्किकता के आधार पर एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के द्वारा सामाजिक परंपराओं का मूल्यांकन कर सकता है, वैल्यूएशन, और उसमें सामाजिक परंपराओं को परिवर्तित करने की भी क्षमता है। यही एक कारण है कि जो हमारी पूर्व में रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं थी, उनमें आज हम परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि मानव के अंदर ये क्वालिटी है कि वो इवैल्यूएट कर सकता है, वो देख सकता है कि कौन कौन सी परंपराएं, प्रथाएं किस काल में, किस समय में सही है, और समय, काल और परिस्थिति के अनुसार उसके अंदर अगर कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो परिवर्तन भी कर सकता है। इस क्षमता के द्वारा मानव सामाजिक परिवर्तन करके अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। वह अपनी सृजनात्मक शक्तियों को और अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी बना सकता है। ये क्वालिटी मानव में पाई जाती है। दूसरा, जब हम बात करते हैं प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव, तो इसमें देखते हैं कि प्रबोधन युग के बाद के सामाजिक विचारकों एवं चिंतकों ने कुछ और बौद्धिक अवधारणाओं से संबंधित साहित्य प्रदान किए, और इस साहित्य का प्रभाव यूरोप में समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव पर पड़ा, जिसको कि हम निम्न 3 शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला है अध्ययन का दर्शन, दैट इज फिलॉसफी ऑफ स्टडी। 19वीं शताब्दी का काल जीव वैज्ञानिकों का प्रभुत्व काल कहा जा सकता है। इस काल के अध्ययन का दर्शन मुख्यतः इस मान्यता पर आधारित था कि समाज सरल से जटिल अवस्था की ओर परिवर्तित होता है, जो निश्चित चरणों में होता है। कुछ एक डेफिनेट स्टेप्स के अंदर समाज का विकास सरल से जटिल की ओर होता है। समाजशास्त्रियों ने भी इस मौलिक अवधारणाओं को अपनाया और समाजशास्त्र में समाज, संस्कृति और उसके विभिन्न अंगों के उद्विकासीय प्रारूप विकसित किए। समाज को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करने पर जोर दिया कि समाज एक यूनिट होता है। ऐसा माना गया कि समाज एक यूनिट है और समाज का विकास सरल से जटिल की ओर हुआ है।
इस जैविकीय उद्विकासीय नवीन अवधारणा का प्रयोग अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में किया। कुछ प्रमुख समाजशास्त्री थे कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, मार्क्स, वेवलन, टायलर, मॉर्गन, पैरेटो, स्पेंगलर। ये कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कि इवोल्यूशनरी थ्योरी जो थी उसके अकॉर्डिंग ये माना था कि किस तरह से समाज का उद्विकास हुआ है सरल से जटिल की ओर। दूसरा हमने अब बात कर रहे हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी, दैट इज उद्विकासीय सिद्धांत। प्रबोधन पश्चात काल के दार्शनिक और विचारकों ने उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इवोल्यूशन थ्योरी यानी कि जिस तरह से बच्चा जो होता है इनिशियल में एक सेल होता है और वही सेल जो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हुए विभिन्न ऑर्गन्स को फॉर्म करती हैं और फिर शरीर जैसी एक जटिल संरचना का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज और मानव दोनों को उन्होंने एक जैसा ही माना, जिस तरह से मानव का विकास एक सेल से होता है वैसे ही समाज जो है उसका विकास भी सिंपलेस्ट फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ होता है, यानी सरल से जटिल की ओर होता है। इस विचारधारा का प्रभाव समाजशास्त्र पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र में भी समाज, परिवार, विवाह एवं विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन उद्विकासीय दृष्टिकोण से किया जाने लगा। समाजशास्त्रियों ने जीव विज्ञान की तरह समाज को भी जीव के समान माना। समाज का विकास सरल से जटिल, न्यून निपुणता से पूर्ण निपुणता, न्यून श्रम विभाजन से अधिकतम श्रम विभाजन के रूप में वर्णित किया गया। और इस प्रकार के दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक जो थे वो स्पेंसर और तुर्खीम थे। तीसरा अगर हम बात करते हैं सर्वे की, तो प्रबोधन युग के बाद सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन की अनेक विधियों का प्रयोग हुआ और इस काल में यह भी विश्वास पैदा हुआ कि प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। इस धारणा के कारण समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग किया जाने लगा। सर्वे मेथड को सोशल साइंसेस में भी प्रयोग किया जाने लगा। इस मान्यता के प्रभाव के फलस्वरूप मानवीय समस्याओं का अध्ययन, वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करना संभव हुआ। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की विधि सर्वेक्षण का प्रयोग इस कारण से भी किया जाने लगा कि सामाजिक वैज्ञानिक गरीबी की समस्या के प्रति चिंतित थे। उन्होंने ये उचित समझा कि सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा गरीबी के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है और उसमें सुधार के उपाय भी खोजे जा सकते हैं और आगे चलकर इन समस्याओं के समाधान भी बताए जा सकते हैं। तो उन्हें लगा कि सर्वेक्षण इज द बेस्ट मेथड फॉर दैट। अगर सोसाइटी के अंदर समाज में कोई समस्या है तो उस समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए और फिर उपाय बताने के लिए सर्वे मेथड इज द बेस्ट मेथड, ऐसा उन्होंने सोचा। और आगे चलकर सामाजिक समस्याओं के समाजशास्त्रीय शोध में सामाजिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण अध्ययन विधि बन गई। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रबोधन पश्चात काल में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की पृष्ठभूमि जो थी वो बहुत ही प्रभावशाली रही। अंत में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में सामाजिक दर्शन, प्रबोधन युग एवं पश्चात के काल से संबंधित बौद्धिक संदर्भ का विशेष प्रभाव पड़ा। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में 18वीं और 19वीं शताब्दियों में विकसित वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, अध्ययन की विधियों, तार्किकता एवं निपुणता संबंधी बुद्धिजीवियों के चिंतन ने समाजशास्त्र विषय के उद्भव और विकास को संभव बनाया। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव और विकास जो था उसके अंदर वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तार्किकता, निपुणता, उद्विकासीय सिद्धांत, सर्वेक्षण मेथड, ये सब चीज़ें जो थी उन्होंने उसको और ज़्यादा अच्छे से संभव बनाया, जिसके कारण कि समाजशास्त्र का उद्भव हुआ और आगे फर्दर उसका डेवलपमेंट हुआ।